नमस्कार। सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में डेंगू की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में तकरीबन 800 नए बेड लगाने के दिए आदेश। ओडिशा में डेंगू के 54 मरीज, 7 की हालत गंभीर। ओडिशा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मलकानगिरी में 45 नक्सलियों समेत 400 समर्थकों ने किया आत्मसमर्पण। पिछले कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा समर्थक मुख्यधारा में शामिल। बिहार चुनाव में ईवीएम पर पहली बार इस्तेमाल होगा नोटा का चुनाव चिन्ह। पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस के प्रचार की आज होगी शुरुआत। महागठबंधन जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जिम्मा अब नीति आयोग के बजाय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। और दक्षिण सूडान में तेल टैंकर में जोरदार धमाका, 186 लोगों की मौत। राजधानी जुबा के करीब पश्चिमी मारिदी शहर के पास हुआ हादसा। और चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू का डंक जारी है। शुक्रवार को 4 और मौतों के बाद आंकड़ा बढ़कर 20 तक पहुंच गया। दिल्ली सरकार ने कमिश्नरों और सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी विधायकों को अपने इलाके में अस्पतालों का दौरा करने का निर्देश दिया गया। ओडिशा में डेंगू के 54 पीड़ितों में से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो हरियाणा, पंजाब में डेंगू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। डेंगू के आगे हर रोज दम तोड़ती जिंदगी ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा रखी है। शुक्रवार को सभी विधायकों के साथ बैठक में हालात पर मंथन किया गया। 50 सरकारी डिस्पेंसरियों को फीवर और डेंगू क्लिनिक बनाने के निर्देश दिए गए। सोमवार से सुबह 7 बजे से चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ सभी विधायकों को अपने इलाके के अस्पतालों का दौरा करने के लिए कहा गया है। इलाके में साफ सफाई के साथ साथ दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सारे डीसी से और नगर निगम के अधिकारियों से मिला था, तो उन्होंने अपनी मशीन की और ये सब कुछ उपलब्धता बताई थी कि कितनी मशीन हमारे पास में है, उसमें किस तरह से एक मशीन में 20 लीटर तक पेट्रोल डल के या डीजल डल के वो चलती है, कितना समय चलती है, एक वार्ड में कितनी मशीन उपलब्ध है, कितने लोग उपलब्ध हैं। तो हमने विधायकों से भी कहा है कि कोऑर्डिनेट करें। कल से हमने अशोक विहार हॉस्पिटल है उसको कल से स्टार्ट कर दिया है, और ताहिरपुर और जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है प्लस जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी है, दोनों को सिर्फ फीवर और डेंगू के लिए स्पेशली शनिवार इतवार तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालात को देखते हुए शुक्रवार को कई अस्पतालों में तकरीबन 800 बेड तुरंत बढ़ाने के आदेश दिए गए। दिल्ली सरकार डेंगू पर नियंत्रण न लाने के लिए जहां एमसीडी को फेलियर कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आज उनको समस्या समझ आ रही है। 1 रुपया भी उन्होंने एमसीडी को डेंगू के हेड में जो देना था साउथ एमसीडी को दिया नहीं, और केवल आरोप लगाना, एमसीडी को परेशान करना, ये उनकी आदत में आ गया है। अपना काम करें, और काम करके जो डेंगू की समस्या है, लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, लोगों को अस्पताल की ज़रूरत है, लोगों को कंपैशन की ज़रूरत है, लोगों को काम की ज़रूरत है, लोगों को एक्शन की ज़रूरत है, लोगों को आरोप की ज़रूरत नहीं है। वहीं पड़ोसी राज्यों में बढ़ते डेंगू के कहर के बाद हरियाणा, पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि ओडिशा में डेंगू के 54 पीड़ितों में से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ राजधानी दिल्ली डेंगू से जूझ रही है, तो वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारियों की लड़ाई जारी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे दिल्ली सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न माने, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आदेश की आलोचना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें नजीब जंग की ओर से जारी किए गए मेमो और उसके समय की आलोचना की गई है। उन्होंने लिखा है कि जब दिल्ली डेंगू के प्रकोप से जूझ रही है, ऐसे समय में ये वाजिब नहीं है। दिल्ली सरकार, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे ऑफिसर्स, सब लोग, हम, आपने देखा मैं खुद अस्पतालों में जा रहा हूँ, हम सब लोग जो हैं दिल्ली की जनता के साथ मिलकर डेंगू के साथ लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चिट्ठी ठीक नहीं है। उपराज्यपाल ने एक मेमो जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार के हाल ही में दिए गए आदेशों का पालन न करें।
वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर दिल्ली के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार की असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। Appointing authority for the civil servants, senior officers are with the central government. So Kejriwal can understand that also. But this fight, which they started many months back, is still continuing. सवाल ये कोई डेंगू के संदर्भ में नहीं है। केजरीवाल साहब इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए आप। डेंगू के संदर्भ में ये नहीं कहा गया है। एक जर्नल ऑर्डर है कि अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिहाफ पर कोई ऑर्डर पास करते हैं तो एक संविधान के तहत व्यवस्था है। इधर दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राजधानी के कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही बीजेपी के शासन वाले एमसीडी पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली में अब तक डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अनु दीवान जुड़ गई हैं। अनु, डेंगू जो है एक तरफ दिल्ली में एक बड़ी चुनौती के रूप में है सरकार के सामने, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच इस तरह का विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में कैसे निपटना होगा इस बीमारी से? बिल्कुल अमृता, जिस तरह डेंगू का कहर जो है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, मामले दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू पर काबू पाने के लिए जिस तरह सरकार जो है उनको ठोस से ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, जरूर उस कदमों में कहीं ना कहीं देरी हुई है। इसलिए आज जो स्थिति है डेंगू की वो इस तरह से आ गई है कि डेंगू के मामले जो है, आंकड़े जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू का खौफ लोगों के मन में भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति भी दोनों सभी दलों की चरम पर है, चाहे वो राज्य सरकार हो या उपराज्यपाल की तरफ से हो। फिलहाल डेंगू के ऊपर जिस तरह से काम करना चाहिए था, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं पीछे रही, जिस वजह से आज ये स्थिति बन गई। कहाँ पहले सरकार जरूर कहा है कि हमने डेंगू पे काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, अगर कदम उठाए गए थे तो आज ये स्थिति ऐसी क्यों बन गई? स्थिति ऐसी क्यों है? लापरवाही कहीं ना कहीं सामने रही है। अनु, सुबह से बारिश हो रही है और ऐसे में डेंगू का खतरा और बढ़ने के आसार हैं। क्या सरकार की ओर से कोई नए निर्देश आए हैं? अमृता, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नए निर्देश नहीं है, लेकिन सरकार ने अभी सभी लोगों को ये चेतावनी दी है कि आसपास का जमा पानी जो है, आसपास साफ पानी जमा ना होने दे। घर के आसपास बेहद सफाई रखनी भी जरूरी है। हम भी लोगों को यही कहेंगे कि आसपास के अपने वातावरण में सफाई रखें कि आसपास डेंगू का मच्छर जो है वो पैदा ना हो। सबसे जरूरी बात इस समय जो है वो ये है कि लोगों को फुल स्लीव के कपड़े पहनने बेहद जरूरी है, चाहे अभी बेहद गर्मी हो, लेकिन डेंगू जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उस तरह से सावधानी खुद ब खुद बरतनी भी जरूरी है। लेकिन वही दिल्ली जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अनु इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। महागठबंधन आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। पिछले कई दिनों से उम्मीदवारों के नाम को लेकर माथापच्ची जारी है। उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार करने में खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं। उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है, सिर्फ घोषणा बाकी है। इधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में शरद यादव ने कहा कि महागठबंधन को समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले मोर्चे से कोई खतरा नहीं है। हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता शरद यादव। शरद यादव जी, जो बात चल रही है कि मुलायम सिंह यादव अब आपके साथ नहीं है, किस तरीके से एक अलग मोर्चा उन्होंने खोला है? हम लोगों का तो सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस और हमारी पार्टी, ये गठबंधन है। बाकी जो लोग हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। महागठबंधन किस मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ेगी? विकास के रास्ते पर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत दूर तक ले गए हैं। वहाँ का विकास भी है, देश की राजनीति जो है उसको भी बदलना, उसका राह और रास्ता बदलना। एक आखिरी सवाल है टिकटों के बंटवारे को लेकर, जो अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, अभी तक प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं। जेडीयू के, एलजेपी के आ चुके हैं, बीजेपी भी लगभग कर चुकी है, तो आप कब तक अपने प्रत्याशी अनाउंस करेंगे? ये जनता को सारे प्रत्याशी तय हो गए हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बात चली, वो बात पूरी हो जाएगी तो बात जो है वो ये तो
ये तो खंड खंड कर रहे हैं घोषित, हम इकट्ठा घोषित करेंगे, यानी लोहार का हथौड़ा और सोनार की छेनी, तो हम हथौड़ा लगा। देख सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है जल्द ही टिकटों का बंटवारा किया जाएगा और कैंडिडेट अनाउंस किए जाएंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली है। इस रैली में लालू और नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। उधर एनडीए के 2 घटक दलों ने कल उम्मीदवारों की सूची जारी की। एलजेपी ने 12 और जीतन राम मांझी ने 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के रामनगर में राहुल गांधी की रैली है। नीतीश और लालू इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। नीतीश की जगह जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी और लालू की जगह उनके बेटे तेजस्वी राहुल के साथ मंच साझा करेंगे। आरजेडी और जेडीयू को इस रैली में बुलाया गया है। ये पार्टी को तय करना है कि वो अपने किन प्रतिनिधि को भेजेंगे। किसी स्टेज पर भी लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं हुआ। बीजेपी नीतीश और लालू के नहीं आने को दूसरे चश्मे से देख रही है। बीजेपी का कहना है कि ये राहुल गांधी के लिए इशारा है और उन्हें इसे समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी जो देश में अपनी स्थिति बनाते हैं, पार्लियामेंट को स्टॉल करते हैं, बिहार में आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी उनके रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी हैसियत कहाँ है बिहार की राजनीति में, स्वयं राहुल जी को समझ में आ गई होगी। बयानों और रैलियों के बीच पार्टियों में उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी माथापच्ची जारी है। हालांकि एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एलजेपी ने 12 और हमने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा के चिन्ह का ईवीएम और मतपत्रों पर इस्तेमाल किया जाएगा। नोटा काले रंग का क्रॉस होगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस चिन्ह का डिजाइन अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने तैयार किया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटा का बटन ईवीएम में आखिरी विकल्प के रूप में जोड़ा गया था। पिछले साल हुए आम चुनाव में करीब 60 लाख लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो जिसका बिहार के मतदाताओं पर असर पड़े। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटरों को लुभाने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके अलावा आयोग ने रेलवे को भी निर्देश दिए हैं। बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन के किराए में रियायत देने के पहले रेलवे को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इस सिलसिले में भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने आयोग से शिकायत की थी। तो मन की बात कार्यक्रम जिसे लेकर जो विपक्षी दल थे उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से शिकायत की थी, इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के मन के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन साफ तौर पे ये केंद्र सरकार को कहा गया है कि इसमें ऐसा कि कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे बिहार के मतदाताओं पर किसी तरह का कोई असर पड़े। रेलवे को लेकर भी ये निर्देश दिया गया है रेल विभाग को कि किसी भी तरह के किराए में रियायत देने से पहले चुनाव आयोग से पहले इसकी परमिशन लेनी होगी, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। तो आज की अगर हम बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है। आज महागठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करने वाली है। प्रणव गोस्वामी मुंगेर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रणव, अगर आज की बात करें तो आज महागठबंधन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। क्या उम्मीद करें कब तक ये ऐलान होगा और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, नाम जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं? जी देखिए, हमने देखा था कि महागठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं था। सबसे पहले कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, सीट शेयरिंग को लेकर भी, क्योंकि ये पहली मौका था जब
धुर विरोधी जो दो दल थे, चाहे नीतीश कुमार हो, जेडीयू के या फिर आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव हो, इन धुर विरोधी दलों को एक साथ होना पड़ा था और साथ में उनके साथ कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा है, तो सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया। लेकिन अब इतने दिनों तक, क्योंकि जो पहले चरण का जो मतदान होना है बिहार में, वो 23 तारीख को उसके नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बावजूद भी इतना वक्त इससे लगा कि कौन किस सीट से लड़ेगा, ये पहला मौका है। आमतौर पर जो जेडीयू गठबंधन में बीजेपी शामिल थी और आरजेडी इससे पहले कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती आई है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी अलग राह पकड़ी थी, तो इसको देखते हुए कौन किस सीट से लड़ेगा, सबका अपना अपना जनाधार है, अपने अपने दावे हैं और अपने भी सीट पर जो कास्ट फैक्टर है, क्योंकि बिहार के चुनाव में जो जातीय समीकरण वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, इस सबको देखते हुए ये सारी इतना वक्त लगा है, लंबी बैठकें हुई है, मंथन बैठकें हुई है और आज जो पहली लिस्ट है महागठबंधन की ओर से वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल, और साथ ही आज पश्चिमी चंपारण के रामनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है, जो कि विपक्ष भी उठा रहा है, कि महागठबंधन के दो स्तंभ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस रैली में शरीक नहीं होंगे। अपने प्रतिनिधियों को जरूर भेज रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे ऐसी कोई वजह नहीं कही जा सकती कि ऐसी कोई नाराजगी हो या वो नहीं आना चाहते हो। जाहिर सी बात है कि चुनाव की तैयारियां हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सारे जो तमाम बड़े नेता हैं वो उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं और साथ ही जो रणनीति है पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति है, इस सबको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो शुरुआती तैयारी थी वो थी सीट शेयरिंग को लेकर और कौन किस सीट से लड़ेगा इसको लेकर। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो इस गठबंधन का हिस्सा है, पिछली बार कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। 40 सीटें महागठबंधन ने दी है कांग्रेस को और राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कंधों पर प्रचार की पूरी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से जो चंपारण में रैली होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लालू की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी ये उनके अस्तित्व को, अपने वजूद को जिंदा रखने का एक बड़ा चुनाव साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रणव हमसे बातचीत करने के लिए। और विशाल दहिया हमारे संवाददाता भागलपुर से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहली बार अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा का जो विकल्प है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर हम वहां के मतदाताओं की बात करें तो इसे लेकर उनमें कैसी प्रतिक्रिया है और कितने जागरूक है इस विकल्प को लेकर? जी, आप एक बार सवाल दोहराइए। जी विशाल, सवाल मेरा ये है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में बिहार के नोटा के विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार की मतदाता जो हैं वो इस विकल्प को लेकर कितना जागरूक हैं और इसे लेकर उनकी कैसी प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक नोटा की बात है तो बिहार में अगर बात करें तो जो राजनीतिक विकल्प हैं वो काफी ज्यादा हैं। बहुत सारी पार्टियां अब की बार मैदान में हैं, कई सारे गठबंधन मैदान में हैं और बिहार को, जो बिहार की जनता है उसे राजनीतिक रूप से काफी जागरूक समझा जाता है। तो निश्चित रूप से जो नोटा का विकल्प है उसके परिणाम क्या सामने आएंगे ये तो हर फेज का जो चुनाव होता रहेगा उसके साथ साथ मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोटा के बारे में यहाँ ये है कि नोटा का जो विकल्प है उस विकल्प के लिए जिन चुनाव में नोटा के विकल्प का इस्तेमाल हुआ उसके लिए कोई सिंबल नहीं होता था, लेकिन इस चुनाव में जो नोटा के लिए जो विकल्प रहेगा मतदाताओं के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जो ईवीएम होगी उसमें एक सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और वो सिंबल एक सिग्निफाई करेगा कि ये भी एक विकल्प है। तो थोड़ा सा एक आसान की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से जरूर की गई है। और जहां तक विकल्प की बात है तो चुनाव दर चुनाव हम लोग देखते आए हैं कि नोटा का विकल्प जहां भी जिस भी चुनाव में था, जिन मतदाताओं के सामने था, वहां बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं ने नोटा के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ प्रतिशत जरूर रहा जिन लोगों ने नोटा के विकल्प का इस्तेमाल करते हुए अपनी राय दी कि जो उम्मीदवार चुनाव में हैं उनमें से कोई भी उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ बिहार की चुनाव की बात की जाए तो काफी जैसे कहा जाए कि कड़ी लड़ाई है, काफी कड़ा मुकाबला है सभी दलों के बीच। खासतौर पे जो दो बड़े गठबंधन है, जदयू के नेतृत्व में जो महागठबंधन है और बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, तो सभी नेताओं की, सभी कार्यकर्ताओं की कोशिश यहाँ यही है कि
हर मतदाता का वोट अपनी तरफ खींचा जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। जैसे मैं पहले कह रहा था, बिहार के मतदाता को काफी जागरूक मतदाता माना जाता है, राजनीतिक रूप से बहुत जैसे कहा जाए कि बहुत सम्मिलित रहते हैं राजनीतिक गतिविधियों में। तो कुछ इस्तेमाल जरूर हो सकता है नोटा का, लेकिन किस हद तक होगा वो ये तो देखना फेज होगा। दर फेज हमें देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया विशाल इस पूरी बातचीत के लिए। बिल्कुल, और बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा के चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार ईवीएम और मत पत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कितना इसे उपयोग करते हैं मतदाता। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अगला कदम उठाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि शीतकालीन सत्र में इस पर कोई फैसला हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस की रविवार को होने वाली किसान रैली को दिखावा करार दिया है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों की राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ही बिल का मसौदा तैयार किया गया था। As for the Land Act, in which manner it has to be taken forward, on one side CM's recommendations are there, suggestions, on the other side we are waiting for the joint committee's recommendation. कांग्रेस रविवार को दिल्ली में किसान रैली का आयोजन कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि कई राज्य अपने मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के पक्ष में हैं। इस बाबत राज्यों ने नीति आयोग में अपना पक्ष भी रखा था। उन्होंने कांग्रेस के दौर में हरियाणा समेत बाकी राज्यों में हुए अधिग्रहण पर भी घेरा। आज ये कहते हैं कि 20 तारीख को हम उत्सव मनाएंगे। ये बताइए कि जिम्मेवार किसान की ये हालत करने के लिए, उनके साथ धोखा करने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ ये क्रिमिनल एक्ट है उस समय का। संसद से विधेयक पारित नहीं होने की वजह से सरकार अध्यादेश का रास्ता चुन रही थी, लेकिन पिछले महीने सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फिर से अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया था। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से अलग गोंडवाना राज्य बनाने की मांग को लेकर कल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी मौजूद रहे। हाथों में तीर कमान और झंडे लिए ये लोग देश के आदिवासी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। अपनी जमीन से बेदखल नहीं करने की मांग को लेकर ये लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों की अनदेखी की जा रही है। न्यूक्लियर प्लांट जो है वो सिर्फ आदिवासी इलाके में लग रहे हैं, तो यानी वहाँ इंसान नहीं रहते, मरना तो लोग मर जाए। ये भी उनकी पीड़ा है, उनकी दिक्कत है। ये लोग आदिवासी इलाकों में परमाणु संयंत्र लगाने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन और तेज होगा। हमें गोंडवाना राज्य चाहिए, ये हमारा अधिकार है, मांगने वाले पार्टी वाले नहीं हैं। हम इनको चेतावनी देने आए हैं, यदि तुम विस्थापन करते हो तो ये आदिवासी अपने बाल बच्चे जानवर समेत दिल्ली में पलायन करेंगे। देश भर में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है। हालांकि इस मंच को बिहार चुनाव में आदिवासियों को रिझाने की कोशिश भी माना जा रहा है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी 45 माओवादियों समेत 400 समर्थकों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस की माने तो सरेंडर करने वाले लोग मेत्रु ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 6 गांव के रहने वाले हैं और नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों से तंग आकर उन्होंने कदम उठाया है। पिछले 12 दिनों में तकरीबन 1000 नक्सली समर्थक अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गुजरात सरकार के इनकार के बाद भी सूरत में आज पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल एकता यात्रा निकाल रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया है। ये तीसरी बार है जब हार्दिक पटेल को एकता यात्रा निकालने से मना किया गया है। हार्दिक पटेल की माने तो उन्होंने सरकार को 10 दिन का वक्त दिया था। उनकी मांगें नहीं मानी गईं, जिसके बाद से उन्होंने आज एकता यात्रा निकालने का फैसला किया। इस रैली में पटेल समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। पटेल समुदाय की मांग है कि उन्हें राज्य के ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को सोमवार को आम लोग देख सकेंगे। नेताजी से जुड़ी फाइलों को कल पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि फाइलों में
1945 के बाद नेताजी के जिंदा होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इन फाइलों को पढ़ने के बाद पता चला कि नेताजी की जासूसी भी होती थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। 12,744 पन्नों की इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं, जो आम लोगों के लिए डिजिटल फॉर्म में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुहैया कराए हैं। Let the country also face the reality. The reality bites that the missing of Netaji Subhash Chandra Bose, the actual truth may come out to the people. If there is nothing to hide, then why don't you declassify? नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने फाइलें सार्वजनिक होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। Netaji did not die in any air crash. He was alive. The American intelligence report states he was alive till 1964. This is very serious. Why were these files suppressed all these years? People of the nation would like to know. वहीं वामदलों का कहना है कि नेताजी से जुड़ी जानकारियां जनता के सामने आनी चाहिए और लोगों को उनके बारे में सही सूचना मिलनी चाहिए। All these files will come to public domain. Finally, it is left to the historians to examine the files and establish the truth. इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि इस मसले पर सरकार की नीति स्पष्ट है। वो देखेंगे ना, वो लोग क्या, अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, हम लोगों का जो स्थिति है वो मालूम है। जिन फाइलों को सामने लाया गया है उनमें 55 फाइलें कोलकाता पुलिस के पास और 9 बंगाल पुलिस के पास थीं। इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़ी कई दास्तानें हैं। सोमवार से इन फाइलों को आम लोग भी देख सकेंगे। अब्बास सैयद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास दर को रफ्तार देने के लिए ब्याज दरों में कमी की हिमायत की है। जेटली ने कहा कि नीति बनाने वाले हर लोग ब्याज दरों में कमी चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस मसले पर आरबीआई के फैसले पर कोई असर डालने से इनकार किया है। वित्त मंत्री सिंगापुर के दौरे पर हैं। जेटली ने कहा कि फेडरल रिजर्व के फैसले से भी आरबीआई पर असर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया है कि सरकार जल्द ही नए आर्थिक सुधार का ऐलान करेगी। उन्होंने जीएसटी के मसले पर भी जल्द ही सुलझने की उम्मीद जताई है। जेटली के मुताबिक कारोबार को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार कर प्रक्रिया को आसान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी कंबोडिया और लाओस की यात्रा के बाद 13 स्वदेश लौट आए। 4 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की ताकि आसियान क्षेत्रों में भारत की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति कंबोडिया पहुंचे थे, जहां पे पर्यटन और त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं के बारे में 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं भारत और लाओस के बीच भी 2 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के अलावा आसियान के दूसरे सदस्यों के साथ भी बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। India is a neighbor of Southeast Asia. India has a very clear-cut view on Southeast Asia. We want to develop comprehensive relationship based on satisfaction of each other's requirements. What is the requirement? Requirement is peace, stability, development. Everything else follows from it. If there is no peace and stability, there will be no trade, there will be no investment, there will be no visits. India has a very good relationship with ASEAN, and it is incumbent on us, and we have done it, to have not only good relations with something called ASEAN, but good relations with every member of ASEAN. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में कल शाम से रुक रुक कर बरसात जारी है। वहीं राजस्थान में 1 महीने के बाद हुई तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। जयपुर सहित राज्य के कई इलाके में जमकर बरसात हुई है। वहीं पश्चिम और मध्य महाराष्ट्र में भी बादल बरसे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे के हालात के बीच बारिश की बूंदें बड़ी राहत लेकर आई। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत के अलावा कई जगह बारिश हुई है।
और दक्षिण सूडान में एक दुर्घटनाग्रस्त तेल टैंकर में हुए विस्फोट में 186 लोगों की मौत हो गई। सरकार के मुताबिक विस्फोट तब हुआ जब बुधवार को लोगों की भीड़ दुर्घटनाग्रस्त टैंकर से तेल भरने के लिए झपट पड़ी। टैंकर के मलबे के पास बुरी तरह से झुलसे अन्य शव भी बरामद हुए हैं। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में डेंगू की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में तकरीबन 800 नए बेड लगाने के दिए आदेश। ओडिशा में डेंगू के 54 मरीज, 7 की हालत गंभीर। ओडिशा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मलकानगिरी में 45 नक्सलियों समेत 400 समर्थकों ने किया आत्मसमर्पण। पिछले कुछ दिनों से 1000 से ज्यादा समर्थक मुख्यधारा में शामिल। बिहार चुनाव में ईवीएम पर पहली बार इस्तेमाल होगा नोटा का चुनाव चिन्ह। पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस के प्रचार की आज होगी शुरुआत। महागठबंधन जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जिम्मा। नीति आयोग की बजाय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। दक्षिण सूडान में तेल टैंकर में जोरदार धमाका, 186 लोगों की मौत। राजधानी जुम्बा से पश्चिम मारिदी शहर के पास हुआ हादसा। 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान।